हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत अपना एंजाइम वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो उसी क्रम में आज आपको मैं एंजाइम के विशिष्ट गुण पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो कौन सा हेडिंग अपन पढ़ेंगे? एंजाइम के विशिष्ट गुण या लक्षण कह दीजिए कि भाई एंजाइम के अंदर कौन कौन से विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। तो अपन 1 बाय 1 प्रत्येक गुण को बोर्ड पे लिख के समझेंगे। तो सबसे पहला अपन गुण पढ़ रहे हैं प्रोटीन प्रकृति। ये एंजाइम का प्रथम गुण है। क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे? प्रोटीन प्रकृति, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलोगे? एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, प्राय सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। कभी कभी इनमें प्रोटीन के अलावा कार्बनिक व अकार्बनिक परमाणुओं, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के परमाणु, आयन अथवा समूह, पदार्थों के परमाणु, आयन या अणु हो सकते हैं। तो बेटा आज अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो एंजाइम के विशिष्ट लक्षण, और एंजाइम के विशिष्ट लक्षणों में सबसे पहला लक्षण अपन पढ़ रहे हैं एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे क्या लिखा है सुन लीजिए। देखो कि प्राय सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा एंजाइम्स में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के परमाणु, अणु अथवा आयन्स भी हो सकते हैं। कल आपको मैं बता रहा था बेटा सहकारक कोफैक्टर, उसके अंदर आपने प्रोस्थेटिक समूह पढ़े, एक्टिवेटर पढ़े। तो बेटा वो एंजाइम में उपस्थित प्रोटीन भाग के साथ में जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि कुछ एंजाइम तो प्योरली प्रोटीन के होते हैं, और बेटा हॉलो एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन भाग यानी कि एपो एंजाइम के साथ साथ कोई सहकारक अवश्य उपस्थित होता है। तो अपन ने ये पहला गुण पढ़ लिया प्रोटीन प्रकृति। क्या बोला इसमें कि प्राय सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। कभी कभी इनमें प्रोटीन के अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के परमाणु, अणु अथवा आयन्स हो सकते हैं। तो ये पहला लक्षण हो गया बेटा एंजाइम्स का। क्या नाम था बेटा? यहाँ साइड में मैं लिखता चलता हूँ जिसको मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो पहला लक्षण अपन ने पढ़ लिया एंजाइम का प्रोटीन प्रकृति, ठीक है। अब अपन दूसरा लक्षण पढ़ते हैं एंजाइम का कोलाइडी प्रकृति, ठीक है। ये एंजाइम का लक्षण नंबर 2 है। कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये
कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बृहद सतह प्रदान करते हैं। तो बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर दूसरा हो गया। एंजाइम का दूसरा लक्षण अपन ने कौन सा पढ़ा है बेटा? कोलाइडी प्रकृति। और इसमें अपन ने क्या पढ़ा है कि एंजाइम्स कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे इसमें बोला है कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रियाओं को अधिक सरफेस एरिया प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपका गुण नंबर दूसरा हो गया। ठीक है ना। तो अभी तक अपन कौन कौन से दो गुण पढ़ लिए बेटा? एक तो एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति और दूसरी कोलाइडी प्रकृति। अब गुण नंबर 3 पे आ गए और तीसरा गुण में क्या लिख रहा हूँ? बृहद आकार। ये एंजाइम का लक्षण नंबर 3 है। एंजाइम अणु का आकार बड़ा होने के कारण इनकी अतिसूक्ष्म मात्रा एंजाइम अणु का आकार बड़ा होने के कारण इनकी अति सूक्ष्म मात्रा भी अधिक मात्रा में उपस्थित क्रियाधारों अधिक मात्रा में उपस्थित क्रियाधारों से क्रियाधारों को अभिक्रिया सतह प्रदान कर सकती है। तो बेटा ये एंजाइम का गुण नंबर तीसरा हो गया। गुण क्या लिखा है अपन ने? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बृहद आकार, ये लिखा है बेटा। अब इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, वो एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए। मैंने इसमें लिखा है कि एंजाइम अणु का आकार बड़ा होने के कारण एंजाइम्स की अतिसूक्ष्म मात्रा भी अधिक मात्रा में उपस्थित क्रियाधारों से क्रिया कर सकती है। या तो आप सिंपली ऐसे बोल दो, या ये कह दो कि एंजाइम अणु का आकार बृहद होने के कारण इनकी अति सूक्ष्म मात्रा भी अधिक मात्रा में उपस्थित क्रियाधारों को अभिक्रिया सतह प्रदान कर सकती है। तो इस तरह बेटा अपन ने एंजाइम्स के कुल 3 लक्षण पढ़ लिए। और अगले पॉइंट पर आइए, पॉइंट नंबर 4, एम्फोटेरिक नेचर। इसको अपन बोलते हैं बेटा उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि एंजाइम्स अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्रिया करने की क्षमता रखते हैं।
ठीक है, देखो तो अपन यहाँ तो नंबर 4 करके लिख देते हैं उभयधर्मी प्रकृति, है ना। अब इसके बारे में लिखते हैं अपन कि अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से दोनों प्रकार के क्रियाधारों से अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से एंजाइम में क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात ये अम्लीय सबस्ट्रेट से क्रिया कर सकते हैं, साथ ही साथ ये क्षारीय सबस्ट्रेटों से भी क्रिया कर सकते हैं। इसीलिए एंजाइम की प्रकृति को अपन ने किस प्रकार की प्रकृति माना? उभयधर्मी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, और इसमें अपन आगे क्या कह सकते हैं कि एंजाइम का अधिकांश भाग प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है तथा प्रोटीन की उभयधर्मी प्रकृति होने के कारण एंजाइम्स अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्रिया कर सकते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो है कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो नंबर 4 पे पॉइंट लिखा है उभयधर्मी प्रकृति, है ना, तो इसमें अपन ये बता रहे हैं कि देखो बेटा बेसिकली जो एंजाइम होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन बेटा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम्स का चूंकि अधिकांश भाग प्रोटीन का बना है और प्रोटीन एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है, यानी कि उभयधर्मी। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि एंजाइम्स भी अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से क्रिया कर सकते हैं। तो ये पॉइंट एंजाइम की उभयधर्मी प्रकृति के बारे में हो गया। तो अभी तक अपन एंजाइम्स के कौन कौन से 4 विशिष्ट लक्षण पढ़ चुके हैं? कौन कौन से पढ़ लिए? नंबर 1 पर तो पढ़ा प्रोटीन प्रकृति, नंबर 2 पर कौन सा पढ़ा? कोलाइडी प्रकृति, नंबर 3 पर क्या पढ़ा? बृहदाकार, और नंबर 4 पर क्या पढ़ा? एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि उभयधर्मी प्रकृति। तो अब अपन नंबर 5 पे एंजाइम्स का अगला गुण पढ़ने वाले हैं। कौन सा? नंबर 5 एंजाइम इष्टता, ये अगला गुण है। और ये यहाँ पे मैं नंबर 5 करके लिख देता हूँ, एंजाइम इष्टता। गुण नंबर कौन सा हो गया बेटा? ये 5वां। अधिकतर एंजाइम विशेष अवस्थाओं में ही
विशेष अवस्थाओं में ही अधिकतर एंजाइम विशेष अवस्थाओं में ही सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। ठीक है, यही क्रिया एंजाइम इष्टता कहलाती है। एंजाइम इष्टता कहलाती है। आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, एंजाइम क्रियाशीलता तापमान व क्रियाधारों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। ये टेम्परेचर व क्रियाधारों की सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए बेटा, अपन ने हेडिंग नंबर 5वां कौन सा लिखा है? एंजाइम इष्टता। तो देख लीजिए क्या बोला है इसमें मैंने, कि जो अधिकतर एंजाइम होते हैं वो विशेष अवस्थाओं में ही सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, कि अधिकतर एंजाइम विशेष अवस्थाओं में ही सर्वोत्तम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। ठीक है ना, और यही गुण एंजाइम इष्टता कहलाता है। और एंजाइम इष्टता डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और क्रियाधारों की सांद्रता पे। तो ये अपना एंजाइम का गुण नंबर 5 हो गया बेटा। अब अपन छठे गुण पे आते हैं, एंजाइम संदमन या निरोधन। एंजाइम संदमन या निरोधन, यहाँ पे ना रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंदित किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 6वां है। एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रसायनों द्वारा कम किया जा सकता है। एंजाइम्स की क्रियाशीलता को दूसरे रसायनों द्वारा कम या बंद किया जा सकता है। ठीक है ना, एंजाइम्स की क्रियाशीलता को दूसरे रसायनों द्वारा कम या बंद किया जा सकता है। इन रसायनों को एंजाइम संदमक या एंजाइम निरोधक पदार्थ कहते हैं। एंजाइमों के संदमन की क्रिया उत्क्रमणीय अथवा अनुत्क्रमणीय हो सकती है। उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। एंजाइमों के संदमन की क्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये एंजाइम संदमन या निरोधन हो गया। ये भी एंजाइम का एक विशिष्ट गुण है। एक्चुअल में इसमें आपने क्या पढ़ा है कि कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा एंजाइम्स की क्रियाशीलता, कुछ रसायनों के द्वारा एंजाइम्स की क्रियाशीलता मंदित या समाप्त की जा सकती है। ऐसे रसायनों को एंजाइम संदमक अथवा निरोधक रसायन या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और आगे आपने इसमें लिखा कि एंजाइम संदमन या निरोधन की क्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय हो सकती है। तो नंबर 6 पे आपने कौन सा पॉइंट पढ़ा बेटा? एंजाइम संदमन। एंजाइम संदमन
ये अब छठवां गुण हो गया। ठीक है, अगले गुण पे आइए। गुण नंबर 7वां लिख रहे हैं विशिष्टता। विशिष्टता क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें अपन? सभी एंजाइम अपनी अभिक्रियाओं के प्रति, सभी एंजाइम अपनी अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्टता दर्शाते हैं। सभी एंजाइम अपनी अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्टता दर्शाते हैं। एंजाइम विशिष्टता निम्न प्रकार की होती है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? एंजाइम विशिष्टता के प्रकार। ठीक है ना। तो पहला प्रकार इसमें अपन कौन सा पढ़ेंगे? निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता पहला प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे निरपेक्ष विशिष्टता में? एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम केवल एक ही प्रकार की क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ठीक है ना। जैसे बेटा यूरिएज एंजाइम है, एग्जाम्पल इसका यूरिएज एंजाइम यूरिया का जल अपघटन करता है। तो ये प्रथम प्रकार की विशिष्टता हो गई। क्या नाम रखा उसका अपन ने? निरपेक्ष विशिष्टता। नंबर दूसरी कौन सी है? समूह विशिष्टता। और इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? समूह विशिष्टता के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? कुछ एंजाइम क्रियाकारक के समूह विशेष पर ही क्रिया करते हैं। कुछ एंजाइम क्रियाकारक के समूह विशेष पर ही क्रिया करते हैं। कुछ एंजाइम क्रियाकारक के समूह विशेष पर ही क्रिया करते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज, एंजाइम का नाम मैंने क्या बोला? हेक्सोकाइनेज। ये बेटा विभिन्न प्रकार की हेक्सोज शर्कराओं पर कार्य करता है। तो ये दूसरे प्रकार की विशिष्टता हो गई। नंबर तीसरे प्रकार की विशिष्टता कौन सी है? बंध विशिष्टता। नाम से पता चल रहा है बेटा, क्या पता चल रहा है? कि कुछ एंजाइम एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध की पहचान कर एक विशेष रासायनिक बंध पर ही क्रिया करते हैं। मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक विशिष्ट रासायनिक बंध की पहचान कर उसी पर क्रिया करते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम फास्फोडाइएस्टर बंध पर क्रिया करता है। तो बेटा ये बंध विशिष्टता हो गई। ठीक है ना। तो विशिष्टता के अभी तक अपन कितने प्रकार पढ़ चुके? 3 प्रकार पढ़ लिए। अब चौथी और अंतिम विशिष्टता। ठीक है, और वो कौन सी है? त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता नंबर 4। त्रिविम विशिष्टता, यहाँ पे अपन
सातवां गुण लिख देते हैं इसका विशिष्टता। और बेटा विशिष्टता वाला जो लक्षण है ये आपसे पेपर में 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। कुछ एंजाइम्स क्रियाधारों के केवल विशेष प्रकार के, कुछ एंजाइम क्रियाधारों के केवल कुछ एंजाइम क्रियाधारों के केवल कुछ विशेष त्रिविम समावयवियों पर ही त्रिविम समावयवियों पर ही क्रियाशील रहते हैं। तो बेटा यहाँ आकर के एंजाइम्स के विशिष्ट गुण खत्म हो जाते हैं। तो अपन ने कुल एंजाइम के कितने गुण पढ़ लिए? 7। कौन कौन से गुण थे? प्रोटीन प्रकृति, कोलाइडी प्रकृति, बृहदाकार उभयधर्मी प्रकृति, एंजाइम इष्टता, एंजाइम संदमन और विशिष्टता। तो विशिष्टता को मैं एक बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। देखिए विशिष्टता क्या होती है कि सभी एंजाइम अपनी अभिक्रियाओं के प्रति विशिष्टता दर्शाते हैं। और बेटा ये विशिष्टता 4 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला प्रकार आपने क्या लिखा? निरपेक्ष विशिष्टता। ठीक है, इसमें अपन को क्या लिखना है? एंजाइम केवल एक ही प्रकार की क्रियाओं को, एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे बेटा एंजाइम का नाम है यूरिएज। यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिया का जलद गठन करता है। ठीक है, दूसरी विशिष्टता पे आ जाइए, समूह विशिष्टता। इस प्रकार की विशिष्टता में बेटा कुछ एंजाइम क्रिया कारकों के एक समूह विशेष पर क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा एक एंजाइम का नाम ले रहा हूँ मैं, हेक्सोकाइनेस। अब ये एंजाइम क्या करता है? हेक्सो शर्कराओं पर ही क्रिया करता है। अब वो चाहे कोई से भी प्रकार की हेक्सो शर्करा हो। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 पर लिखा है बंध विशिष्टता। हेडिंग नंबर 3 बंध विशिष्टता। क्या पढ़ोगे आप इसमें कि इस प्रकार की विशिष्टता में एक विशेष रासायनिक बंध पर ही एंजाइम क्रिया करता है। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल आपको बताया गया है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम है जो एक विशिष्ट बंध पर क्रिया करता है। और बंध कौन सा? फास्फोडाइएस्टर बंध। और चौथे प्रकार की विशिष्टता कौन सी लिखी है? त्रिविम विशिष्टता। इस प्रकार की विशिष्टता के अंतर्गत कुछ एंजाइम क्रियाधारों के केवल विशेष प्रकार के त्रिविम समावयवियों पर ही क्रिया करते हैं। तो बेटा यहाँ आकर के एंजाइम्स के समस्त गुण खत्म हो जाते हैं। तो बेटा ये ध्यानपूर्वक पढ़ना। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। यहाँ से आगे कल एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।